तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक हॉरर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है द गोस्ट स्टेशन। दोस्तों, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। और इस कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से एक न्यूज़ रिपोर्टर ऑक्सो स्टेशन पे होने वाली मौतों की मिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रही है और इसी दौरान खुलती है एक हॉरिबल स्टोरी जिसे हम मूवी के अंदर देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें ऑक्सो स्टेशन को दिखाया जाता है। वहाँ पे एक आदमी बैठा मेट्रो का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की ऊट पटांग हरकतें करती नजर आती है। उस लड़के को लगता है शायद ये नशे में है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रही है। वो लड़का इस लड़की की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे शेयर कर देता है। तभी वो लड़की अपना सर दीवार पे मारते हुए अचानक गायब हो जाती है। वो आदमी इस लड़की को देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक से खुल जाता है मेट्रो वाली एंट्री का दरवाज़ा, जबकि कोई ट्रेन स्टेशन पे नहीं थी। पटरियों में से उस आदमी को कुछ आवाज़ें आने लगती हैं जिन्हें बैठ के वो सुनने लगता है। लेकिन तभी गेट बंद हो जाता है और वो बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है। तभी हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम CNG न्यूज़ चैनल की एक न्यूज़ रिपोर्टर नायोंग को देखते हैं। नायोंग ने एक मॉडल के बारे में ये छाप दिया था कि वो एक ट्रांसजेंडर है और उसने सर्जरी करा के खुद को लड़की में तब्दील कर लिया। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, जबकि ये न्यूज़ गलत थी और इसी वजह से इस मॉडल ने CNG न्यूज़ चैनल पे केस कर दिया था। नायोंग की बॉस उसे कहती है कि तुम्हें उस मॉडल से माफ़ी मांगनी होगी ताकि वो अपना केस वापस ले ले, और अगर तुम्हें इस कंपनी में काम करना है तो कोई बड़ी न्यूज़ लेके आओ। अब हमें ये भी पता लगता है कि नायोंग की बॉस उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती और उसे डीमोटिवेट करती रहती है। तभी नायोंग अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे उस मॉडल के बारे में पता करने को कहती है ताकि वो उससे माफ़ी मांग के अपनी जॉब बचा सके। अब नायोंग का दोस्त वन उसे बताता है काफ़ी दिन पहले की बात, जब एक अजीब आदमी रात के वक्त स्टेशन पे आ गया था और इस आदमी को सिक्योरिटी कैमरे में जॉय ने देख लिया था। फिर अचानक ही वो कैमरा बंद हो गया और वो आदमी ट्रैक पे कूद गया था। जॉय इस आदमी को बचाने के लिए भागा था, लेकिन वो आदमी जैसे पोजेस हो चुका था। वो आदमी पटरियों के पास लगातार एक अंधेरी जगह को घूरे जा रहा था और जिसके बाद वो आदमी ट्रेन से कुचल के मारा गया। जिसपे नायोंग उसे कहती है कि मैं अकेली इस कहानी पे यकीन करके कुछ भी छाप नहीं सकती। अब उसका दोस्त जॉय कहता है कि चमन ने भी ये सारा मंजर देखा था और चमन वो आदमी था जो कि मुर्दा खाने की टेक केयर करता था। अब नायोंग उसके पास पहुंचती है और उससे पूछती है क्या आपने वहाँ स्टेशन पे कुछ देखा था, और चमन उसे बताता है कि वो उस आदमी के मरने के बाद ही स्टेशन गया था और जब वो पटरियों के पास इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो वहाँ पे उसे दिखाई दी थी एक छोटी बच्ची की आत्मा, और उस बच्ची ने इसे एक नंबर दिखाया था जो कि था 1111, और अगले ही पल वो बच्ची गायब हो गई थी, जिससे चमन को पता लगा था कि ऑक्सफोर्ड स्टेशन में बहुत से बच्चों की आत्माएं रहती हैं। अब ये बात नायोंग अपने दोस्त जॉय को बताती है और जॉय की हेल्प लेके वो ऑक्सो स्टेशन के डायरेक्टर से मिलती है। खैर, डायरेक्टर ऑक्सो स्टेशन की हंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिसका मतलब ये था कि नायोंग को किसी और तरीके से इंटरनल इंफॉर्मेशन को निकालना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम जॉय को देखते हैं जो कि उस आदमी की मौत की वजह से अभी तक ड्रामेटाइज है और इस बात से फ़ायदा उठाते हुए वन उसे हमेशा डराता रहता है। और एक दिन ऐसे ही मजाक के बाद वन को दिखाई देता है शीशे पे एक नंबर 1013, जिसे वन इग्नोर कर देता है। वहीं जॉय नायोंग के कहने पे इंटरनल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जाता है और जब उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा था उस वक्त वो सारी इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है और वो इस पेन ड्राइव को लेके नायोंग के पास जा रहा होता है। जॉय जब यहाँ से निकल रहा होता है तो वो ट्रेन के ड्राइवर से टकरा जाता है। ये वही ड्राइवर था जिसकी ट्रेन के नीचे वो आदमी आके मरा था, लेकिन अब ये ड्राइवर ऐसे लग रहा था जैसे वो जिंदा लाश हो। वो जॉय से आई एम सॉरी 0139 कह के यहाँ से चला जाता है और इसके बाद जॉय उस हादसे के फुटेज की रिकॉर्डिंग को नायोंग को देता है और इसके अलावा वो इस ड्राइवर के बारे में भी उसे बताता है। और उसके बारे में सुनने के बाद नायोंग उससे मिलने के लिए स्टेशन चली जाती है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद वो देखती है कि इस ड्राइवर के पास एक औरत भी बैठी हुई है जो उसे देख के चली जाती है। लेकिन नायोंग वहीं पे रुक के पूछती है कि आप घर क्यों नहीं जा रहे, तो वो ड्राइवर उससे कहता है कि वो मुझे घर नहीं जाने दे रहा। नायोंग तो देख नहीं पाती। हम मिरर के रिफ्लेक्शन में देखते हैं उस आदमी की गर्दन पे एक बच्चे की आत्मा नाखून गड़ाए बैठी है। तभी नायोंग की नज़र उस आदमी की गर्दन पे पड़े नाखूनों के निशानों पे पड़ती है। नायोंग उस ड्राइवर से पूछती है कि आपने उस रात ट्रैक पे कितने लोगों को देखा था, और इस पे वो कहता है 2, और इसके बाद वो यहाँ से उठ के चला जाता है। और हमें पता लगता है कि इस आदमी को कुछ दिन पहले एक आत्मा ने नंबर पकड़ाया था
और इसके बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है और नायोन उसके पीछे पीछे जाती है और उस आदमी का पीछा करते करते नायोन एक बेसमेंट में पहुँच जाती है जहाँ पे वो आदमी सिर्फ एक कोने को घूर रहा था बिना कुछ बोले। फिर वो आदमी अचानक ही उसे बताता है कि 0329 नंबर मिला है, जो बात नायों को अभी समझ नहीं आती। अब नायोंग उस आदमी के पास पहुंचती है, लेकिन अचानक ही उस आदमी पे एक डिमोनिक स्पिरिट आ जाती है और नायोन यहाँ से डर के भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम नायोन को मेट्रो से उतरते हुए देखते हैं। तभी ट्रैक के नीचे से कोई उसके पाँव को पकड़ लेता है, जिससे डर के नायोन की नींद खुल जाती है क्योंकि वो अपने ऑफिस में सोते हुए सपना देख रही थी। तभी उसके ऑफिस के सारे कुलीग उसके लिए केक लेके आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे ऑक्सो स्टेशन की हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है और इसने हमारे चैनल की टीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। तभी वहाँ पे मूड ख़राब करने के लिए बॉस आ जाती है, जो कि नायोन पे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और उससे पूछती है कि तुमने इस ड्राइवर का इंटरव्यू कब ले लिया। तो वो कहती है कि आज दोपहर में ही। तो वो बॉस उसे कहती है कि पागल लड़की, उस ड्राइवर ने तो उसी दिन सुसाइड कर लिया था जिस दिन उसने उस आदमी को टक्कर मारी थी। क्या तुम झूठी कहानियां बना के मेरी कंपनी को बदनाम करना चाहती हो। जिसके बाद नायोन अपने बॉस की बात को गलत साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए जाती है। स्टेशन पे लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने लगती है और यहाँ पे वो देखती है कि जिस ड्राइवर का वो इंटरव्यू ले रही थी वो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बॉस उसे अपने ऑफिस में बुला के उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देने को कहती है। तभी उनके ऑफिस का एक एम्प्लॉय वहाँ पे आता है और वो बॉस से कहता है कि लिन नाम की एक लड़की नायोन से मिलना चाहती है और ये वही लड़की थी जो कि ऑक्सो स्टेशन पे उस ड्राइवर के साथ बात कर रही थी। हर उसकी बॉस नायोन को उसके घर जाके उसे मिलने की इजाज़त दे देती है। अब चमन बताता है कि जब से ऑक्सो स्टेशन बना है तब से बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और इन सभी की डेड बॉडीज के ऊपर वही नाखूनों के निशान थे। अब पुरानी तस्वीरों को देखते हुए जॉय नोटिस करता है कि चमन के हाथ में भी उसी तरह नाखूनों के निशान हैं, लेकिन वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता। और जॉय को एक बच्चे की आत्मा चमन के पीछे भी दिखाई देती है। चमन उन्हें बताता है दरअसल ये अजीब निशान उन आत्माओं के नोचने के निशान हैं और चमन के हिसाब से उस स्टेशन पे बहुत सारे बच्चों की आत्माएं हैं और जब कोई आत्मा किसी इंसान को मारने के लिए चुन लेती है तो वो सबसे पहले उस आदमी को एक नंबर और नोचने के निशान दे देती है और उसे अपना टारगेट बना लेती है। कहने की बात यह है कि अगर वो निशान आपकी बॉडी पे आ गए तो इसका मतलब है कि बचना नामुमकिन है। सीन अब लिन पे जाता है, जो कि अपनी एक पुरानी डायरी निकालती है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों के नाम लिखे हुए थे और उनके सामने उनके नंबर्स लिखे हुए थे और साथ ही साथ उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ खड़ा था। अब ये तस्वीर देख के उसे डर लगने लगा और हमें लगता है कि लिन बचपन में शायद उसी घर में रहती थी। अब अगले दिन नायोन उस किडनैपर और कुएं की स्टोरी पब्लिश कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, जिससे एक तरफ तो ऑफिस के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश, लेकिन दूसरी तरफ ये स्टोरी पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑक्सो स्टेशन की तरफ जा रहे थे, जिसका मतलब ये था कि बच्चों की आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बना सकती हैं। लोग इस बारे में सोशल मीडिया पे भी शेयर कर रहे थे, जिससे नायोन को लगता है झटका कि आखिर उसने ये क्या कर दिया, लेकिन उसका कोलीग उसे समझाता है कि ये निशान वाली वीडियोस और फोटो जो कि लोग सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं ये सब नकली है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ पाने के लिए। और ये बात सच है क्योंकि व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। हर सीन जाता है जॉय और वॉन पे, जहाँ पे वॉन की बॉडी पे वो निशान आ चुके थे, जिसे देख के जॉय गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वॉन भी सोशल मीडिया वाला ड्रामा कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इंक को देख पाते हैं, जिसे एक डरावनी आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ उसे कहती है कि 101 इधर आओ, और वो जब इस आवाज़ का पीछा करती है तो वहाँ पे कोई नहीं था। अब नेक्स्ट डे हमें मेट्रो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग उसी ऑक्सो स्टेशन की कहानी पढ़ रहे थे। अब हम एक मॉडल को ऑक्सो स्टेशन पे देखते हैं और ये वही मॉडल जिसके बारे में नायोन ने गलत इन्फॉर्मेशन छाप दी थी, जैसा कि हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। और वो स्टेशन के वॉशरूम में आके अपना मैक कर रही थी, लेकिन तभी एक बच्चे की आत्मा उसके गाल पे नाखून चुबा देती है, जिससे वो डर के चीखने लगती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसकी चीखों की आवाज़ सुन के वॉन उसी तरफ आता है। वो टॉयलेट के डोर को नॉक करता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी वो डोर के नीचे से देखने की कोशिश करता है तो उसे एक
लड़की का भूत दिखाई देता है और तभी एक भूत बाहर आके वन को भी मार देती है। अब हम नयोन को अपने दोस्त के फ्यूनरल पे देखते हैं, जहाँ पे उसका दोस्त जॉय उसे कॉल करता है, जिसके बाद नयोन जॉय से मिलने के लिए चली जाती है। अब जब नयोन उससे बात करती है तो वो उसे बताता है कि वो वन से बात करके जा रहा था तो उसे एक बच्चे की आत्मा मिली थी जिसके पास 0816 नंबर लिखा हुआ था, और जैसे ही मैंने वो नंबर पढ़ा तो मेरे हाथों पे वो नेल्स के स्क्रैच पड़ गए और ये सेम वही नाखूनों के निशान थे जो कि ऑक्सो स्टेशन पे मरने वालों की बॉडी पे पड़े थे, जिसका मतलब ये था कि जॉय भी मरने वाला है और इसीलिए वो रो रहा था। लेकिन नायोन उसे समझाती है कि डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब उस रात नायोन जॉय को दिलासा देते हुए उसके साथ ही रुकती है लेकिन जॉय को आता है एक डरावना सपना जिसमें बहुत सारे बच्चों की आत्माएं जॉय पे चढ़ने लगती हैं और वो पहुंच जाता है उसी कुएं के अंदर। जॉय वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वन की आत्मा उसे पकड़ लेती है। तभी जॉय की आंख खुल जाती है और वह नायोन को बताता है कि हमें उन आत्माओं को उस कुएं से निकालना होगा, हमें उन आत्माओं को आजाद करना होगा और शायद बचने का यही आखिरी रास्ता है। अब नेक्स्ट डे वो मदद लेने के लिए पहुंच जाते हैं लिन के पास, जो कि उन्हें बताती है कि अगर वो उस कुएं को ढूंढ लेंगे और इन बच्चों की हड्डियों को प्रॉपर तरीके से दफन कर देंगे तो शायद इन बच्चों की आत्माओं को शांति दिलवाई जा सकती है। तभी नयोन उससे पूछती है कि उन्हें वो कुआं कहाँ मिलेगा और कैसे। तभी लिन उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक आदमी उस कुएं को तलाश करने की कोशिश कर रहा था और इस वीडियो के हिसाब से उस आदमी को एक छेद दिखाई दिया था और लिन का कहना था कि उसी छेद के आसपास ही कुआं होना चाहिए और वो कुआं कहाँ है वो इन दोनों को ही पता करना होगा। अब बिना किसी देरी के वो दोनों पहुंच जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे उस छेद के पास उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो टनल के अंदर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि जॉय को वहां से कुछ आवाज़ें आ रही थी। जॉय टनल के अंदर जाके अपना कैमरा ऑन करता है जहाँ पे उसे नज़र आती है एक बच्चे की आत्मा और वह अपने कैमरे के ज़रिए से देख सकता था कि वो आत्मा उसके पास आ रही थी और फिर वो अचानक ही उस पर हमला कर देती है जिससे जॉय डर जाता है। थोड़ी देर के लिए तो नायोंग भी उसके लिए डेमोनिक बन गई थी जिसकी वजह से जॉय बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। तभी नयोन उसे शांत करती है और फिर थोड़ी देर बाद वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे उन्हें नज़र आता है एक डोर जिसकी पिछली तरफ से अभी खुदाई हो रही थी और इससे आगे कोई टनल नहीं बनी हुई थी। अब वो इस दरवाजे को खोल के गुफा के अंदर जाने का फैसला करते हैं जहाँ पे उनका मकसद था इस कुएं की खुदाई करना और वहाँ से इन बच्चों की हड्डियों को निकालना ताकि इनका प्रॉपर अंतिम संस्कार किया जाए और इन बच्चों की आत्माओं को शांति दी जा सके। वो इस जगह की खुदाई करने लगते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ हड्डियाँ मिलती हैं। तभी एक बच्चे की आत्मा उन्हें पकड़ लेती है जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और पीछे की तरफ हो जाते हैं। तभी दीवार से एक एक करके उन बच्चों की आत्माएं निकलना शुरू हो जाती हैं और ये आत्माएं उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं और ये बहुत बुरे तरीके से चीख रही होती हैं और रोने लगती हैं, जिन्हें सुन के नयोन को बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो इन बच्चों के दुख को महसूस कर सकती थी। और उन आत्माओं के गायब होते ही उन्हें वहाँ पे नज़र आती हैं बहुत सारे बच्चों की हड्डियाँ, जिससे नयोन को अंदाज़ा हो गया था कि शायद इन बच्चों की रूहें वहाँ से आज़ाद होना चाहती थी। नयोन और जॉय अथॉरिटीज़ को बुला लेते हैं और आखिरकार इस कुएं की खुदाई स्टार्ट कर दी जाती है। ये सब कुछ सुन के लिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इमोशनल होकर रोने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम नयोन के बॉस को देखते हैं जो कि उस पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि अब अगर आत्माएं ही नहीं रहेंगी तो उन्हें हिट स्टोरीज कैसे मिल पाएंगी। और वो इससे कहती है कि क्या तुम अपने आप को इस कंपनी का मालिक समझती हो, और उसके बाद उसे अपने काम से निकाल भी देती है। नयोन को इस बात का बहुत दुख होता है क्योंकि जिस कंपनी के लिए वो काम करती थी और जिसे उसने ज़मीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था, आज उसे ही वहाँ से निकाला जा रहा था। लेकिन इन सब कामों के बावजूद जॉय के हाथों में अभी भी उन नाखूनों के निशान मौजूद थे। तभी हम जॉय को देखते हैं जो कि अपने रूम में था। तभी एक लड़की की आत्मा उसका हाथ पकड़ लेती है और डर के मारे वो यहाँ से भागने लगता है जहाँ पे उसे मिलता है चमन, और वो नोटिस करता है कि चमन के हाथ में अब वो नाखूनों के निशान नहीं थे, जबकि पहले उसके हाथ में भी ऐसे निशान मौजूद थे। वो चमन से पूछता है कि तुमने इन्हें कैसे हटाया, तो वो इसे बताता है कि तुम इसे हटा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ किसी को ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकते हो। लेकिन जिस बंदे को तुम ये निशान ट्रांसफ़र करो वो तुम्हारा बहुत करीबी होना चाहिए और उसे उन बच्चों के बारे में भी पता होना चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिंग पहुंचती है नयोन के घर पे और बताती है एक कहानी जिससे अभी तक हम सब अनजान हैं। असल में सीन कुछ हुआ यूं था कि जब नयोन और जॉय बच्चों की आत्माओं को शांति दिला रहे थे तो दूसरी तरफ चमन ने लिन को मारने की कोशिश करी थी और इन दोनों की लड़ाई में वो नाखूनों के निशान चमन से लिन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो गए थे। और चमन इन निशानों को लिन की बॉडी पे कैसे ट्रांसफ़र कर पाया था, एक तो इसकी वजह ये थी कि लिन इन बच्चों के बारे में अच्छे से जानती थी और दूसरा ये उन दोनों के दरमियान में एक गहरा रिश्ता भी था और वो था बहन भाई का। जी हाँ, लिन के पास जो पुरानी तस्वीर थी उसमें जो बहन भाई थे वो असल में चमन और लिन थे और उनके साथ खड़ा हुआ आदमी उनका बाप था जो कि असल में एक किडनैपर था। किडनैपर बच्चों को कुएं में रखता था और असल में लिन उन बच्चों के पास चोरी छुपे चली गई थी। लेकिन खैर किडनैपर ने अपनी बेटी को तो वहाँ से निकाल लिया था, लेकिन लिन ने उन बच्चों से प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन इन बच्चों को ज़रूर आज़ाद करवाएगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया और सारे बच्चे कुएं के अंदर ही मारे गए। अब ये कहानी लिन नायोन को बताते हुए रोने लगती है और वो उसे बताती है कि उसके पापा की सारी खूबियाँ उसके भाई के अंदर हैं और इसीलिए चमन नहीं चाहता था कि उन आत्माओं को शांति मिले। अब चूँकि लिन ने उन बच्चों की रूहों को आज़ाद करने में उनकी मदद करी थी तो इसी वजह से चमन ने उसे मारने की कोशिश करी थी और इसी लड़ाई के दौरान चमन की बॉडी पे मौजूद निशान ट्रांसफ़र हो गया था लिन की बॉडी पे। खैर लिन अपने पापा की किडनैपिंग वाली डायरी नायोन को दिखाती है और वो बताती है कि उसके पापा एक एक नंबर उन बच्चों को डिनोट कर दिया करता था और एक दिन जब उन बच्चों के पेरेंट्स ने रकम देने से इनकार कर दिया तो उसके पापा ने उन बच्चों को जिंदा ही उस कुएं के अंदर दफन कर दिया था। और इस कहानी को सुन के नायोन पूरे तरीके से टूट जाती है। खैर ये सब कहानी सुनने के बाद सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। अब अगले दिन नायोन सो के उठती है तो अचानक ही उसे फ़ोन आता है जॉय का और वो उसे बताता है कि कल रात वो चमन के पास गया था जहाँ पे उसे पता लगा था कि उन बच्चों की आत्माओं को शांति देने के बावजूद वो आदमी नहीं बच सकता जिस आदमी को उन्होंने नोच के अपनी मौत का संदेशा दिया हो। और मज़ीद उस पर वो उसे ये भी बताता है कि उसने चमन से इन निशानों को ट्रांसफ़र करने की टेक्निक सीख ली थी। नायोन के सोने के बाद उसके घर पे आया था और यहाँ पे नायोन समझ जाती है कि जॉय ने उसके साथ धोखा किया है क्योंकि दोस्तों जॉय ने अपने उन निशानों को नायोन की बॉडी पे ट्रांसफ़र कर दिया था जिसे देख के नायोन के होश उड़ जाते हैं। जॉय फ़ोन को काट के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो निशान जॉय की बॉडी से तो ख़त्म हो गए थे लेकिन अब वो नायोन की बॉडी पे आ चुके थे। तभी वो अपने ऑक्सो स्टेशन पे लिखे आर्टिकल को देखने लगती है तो उसे पता लगता है कि उसकी बॉस ने इस आर्टिकल के ऊपर से उसका नाम भी मिटा दिया था और इसीलिए वो गुस्से में अपने ऑफिस चली जाती है और अपनी बॉस को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। उसकी बॉस उसे कहती है कि तुम्हें गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या ज़रूरत थी, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद नायोन अपनी बॉस को एक नंबर देती है और उसे कहती है कि इस नंबर के ज़रिए से तुम्हें ये शराब लग जाएगा और वो उसे चैलेंज देती है इस नंबर को उठाने का। और उसकी बॉस उस पर यकीन ना करते हुए वो नंबर उठा लेती है जिस पे नायोन मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकल जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ये शराब उसकी बॉडी से निकल कर बॉस की बॉडी पे ट्रांसफ़र हो चुका है क्योंकि नायोन ने शराब को ट्रांसफ़र करने वाली बात अपने बॉस को नहीं बताई थी। अब बॉस के साथ क्या होगा ये तो आपको पता ही है। बॉस जैसे ही इन निशानों को अपने हाथों पे देखती है तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।